नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि हमने बताया था कि जैसे ही आप लोगों का हिंदी की क्लास समाप्त होगी तो एक महामैराथन लेकर आएंगे संपूर्ण हिंदी का, जिसमें हर एक चैप्टर को कवर किया जाएगा और बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनने वाली है, यानी कि बहुत ही कम समय में फटाफट रिवीजन करने के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो जिनका भी एग्ज़ाम है वीडियो का जो एग्ज़ाम है 26 और 27 तारीख को, उन सब के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी किसी भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कम समय में हिंदी रिवीजन करने की ये वीडियो होने वाली है। तो आइए बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक तरफ हम लोग का यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको हिंदी टॉपिक यहाँ पर लिखा गया है, उसके बाद से आगे आपका भेद या संख्या लिखा गया है, फिर उसका विस्तार लिखा गया है। इसका कहने का मतलब है कि कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि कौन सा चीज़ पढ़ेंगे, उसका कितना, उसकी संख्या कितनी होती है, उसका भेद कितना होता है, उसके बाद से उसका विस्तार हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि बहुत ही शॉर्ट में हम लोग चलेंगे। जैसे कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बता देंगे कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब यहीं पर थोड़ा सा स्वर और व्यंजन के बारे में बता दें कि जो स्वर होता है, पिछली बार ही क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में कि स्वर होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। क्या? ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जो व्यंजन होते हैं ये स्वरों की सहायता से, क्या? ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये चीज हो गया। बाकी अब स्वर से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वर के देखे होंगे कि भेद पूछा जाता है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जो स्वर के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, चूंकि इसको आगे हम बता देंगे यहाँ पर देखिए, लेकिन स्वरों की संख्या हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या भी आपको 3 देखने को मिलेगी। एक 10 देखने को मिलेगा, 11 देखने को मिलेगा और 13 देखने को मिलेगा। तो कब आपको 10 बताना है, कब 11 बताना है, कब 13 बताना है, इसकी जिक्र हम थोड़ा सा कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम 10 के बारे में बात करें तो जब भी आपसे उच्चारण या मात्रा के आधार पर अगर स्वर की संख्या पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 10 बता देंगे। ओके, नॉर्मली अगर पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? आप 11 पूछेंगे। यानी कि कोई कंडीशन ना देकर ऐसे ही केवल पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या बताना है? 11 बताना है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि मूलतः परंपरागत, ठीक है, अगर इसे लिखकर पूछ ले कि मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है या परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? इस कंडीशन में आप 13 बताएंगे। बात समझ में आएगी है ना, कि कब 10 बताना है, कब 11 और कब 13 बताना है। ये चीज हो गया। चलिए, वहीं अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजनों की संख्या अगर पूछा जाता है कि हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 33 बता देंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं वर्ण। यहाँ पर वर्ण के हम लोग भेद देखे हैं। अब यहाँ पर वर्णों की संख्या, ठीक है, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 52 बता देंगे। ओके, चलिए अगर स्वर के बारे में बात करें कि यहाँ से देखिए स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसे कि हमने ऊपर बता दिया है। अब स्वर के भेद हम लोग देख लेते हैं कि स्वर के आपके भेद कितने होते हैं। तो स्वर के भेद के बारे में बात करें तो स्वर के जो भेद होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व स्वर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्या? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर, या इसी को मूल स्वर भी कहते हैं। क्या? इसी को हम मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर को। ओके, तो ह्रस्व स्वर हो गया। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ओके, तो ह्रस्व स्वर क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता देंगे? 4 होती है। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और याद रखिएगा यही आपके मूल स्वर भी होते हैं। क्या? यही आपके मूल स्वर भी होते हैं। वहीं अगर दीर्घ स्वरों की संख्या पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो क्या बता देंगे आप? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यही आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ओके, अच्छा, इन्हीं दीर्घ स्वरों में से भी आपके संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे कि जो संयुक्त स्वर होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ, ये होता है। कभी कभी ये आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो ए है ये किससे मिलकर बना है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? अ प्लस ई से आपका क्या बना है? अ प्लस ई से आपका ए बना है। और वहीं अगर आय के बारे में बात करें कि आय किससे बना है, तो अ प्लस ए से आपका आय बना है। वहीं अगर ओ पूछा जाता है कि ओ किससे मिलकर बना है, तो अ प्लस उ से आपका क्या बना है? ओ बना है। और अ अगर पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? अ प्लस
ओ से आपका औ बना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि संयुक्त स्वरों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं। किसके? जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि जीभ के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। तो ये अग्र स्वर क्या होता है, मध्य स्वर क्या होता है, पश्य स्वर क्या होता है, और इनकी संख्या कितनी कितनी होती है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए अग्र स्वर में क्या आएगा, यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए कि ये आपकी जीभ है, ठीक है। जीभ का ये अगला हिस्सा है, ये मध्य वाला हिस्सा, ये और ये पश्य हिस्सा, यानी कि ये अग्र है, ये मध्य है और ये पश्य। तो इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, समझिएगा। देखिए मध्य स्वर में केवल आपका अ आता है, क्या? केवल अ आएगा। इसको आप दिमाग में रखिएगा कि मध्य स्वर में आपका क्या आएगा, केवल अ आएगा। उसके बाद से जो आपका पश्य स्वर है, ये पश्य स्वर यानी पीछे वाला जो हिस्सा है जीभ का, इसमें आपके जो 3 अंक है, ये 3 डिजिट, 3 अंक से जितने भी बनने वाले स्वर हैं ये सब किस में आएंगे, आपके पश्य स्वर में आएंगे, केवल अ को छोड़कर। जैसे देखिए 3 से आप क्या बना देंगे, 3 से आ बना देंगे, 3 से क्या बना देंगे, ऊ बना देंगे, छोटा बड़ा ऊ बना देंगे, छोटा ऊ बना देंगे, ओ बना देंगे 3 से ही, और 3 से औ भी बना देंगे। यानी कि 3 डिजिट से, जो 3 आपके जो नंबर डिजिट है, इससे जितने भी बनने वाले स्वर हैं केवल अ को छोड़कर ये सब किस में आ जाएंगे, पश्य स्वर में आ जाएंगे, और बाकी इनको छोड़कर आपके किस में आ जाएंगे, अग्र स्वर में आ जाएंगे। यानी कि ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और ये किस में आ जाएंगे, अग्र स्वर में आएंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ये चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, याद कर लिए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आप क्या बताएंगे, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है आपका अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी क्या होता है? वृत्तमुखी वो स्वर होते हैं जिनको बोलने पर, उच्चारण करने पर आपका जो मुंह है, आपका जो ओठ है, वो वृत्त की समान यानी कि गोलाकार हो जाता है। जैसे कि आप क्या है, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, ओ औ, आप इसको बोलिएगा, देखिएगा खुद ही आपका जो ओठ है आपका गोलाकार हो जाएगा। जैसे ओ औ, इसको बोलेंगे तो आपका क्या होगा, जो ओठ है आपका गोलाकार हो जाएगा। ओके, तो ये आपका वृत्तमुखी में हो जाएगा। और अवृत्तमुखी में क्या है कि जो ऐसे स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करने पर आपका जो ओठ है वो गोलाकार नहीं होता है। जैसे कि अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आई, ये सब क्या है, ये सब आपके अवृत्तमुखी में आएंगे। ओके, चलिए 10वां देख लेते हैं। आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख के आधार पर स्वरों की संख्या या स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मुख के आधार पर अगर पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है विपरीत, दूसरा होता है पहला होता है समृद्ध, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध, तीसरा होता है विपरीत, और चौथा होता है आपका अर्ध विपरीत। तो जो आपका समृद्ध होता है क्या होता है, तो समृद्ध मतलब होता है कि बंद, ठीक है। यानी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करेंगे तो आपका जो मुंह है वो क्या रहेगा, पूर्ण रूप से आपका बंद रहेगा। जैसे कि ई, उ, री, ये आपका क्या है, यानी कि इसको उच्चारण करेंगे तो आपका मुंह क्या होगा, बंद रहेगा। अर्ध समृद्ध में क्या होता है कि आधा बंद रहता है, क्या आधा बंद रहेगा। जैसे कि ए, ओ, इसको बोलेंगे तो आपका जो मुंह है आधा बंद रहेगा। लेकिन अगर विपरीत के बारे में बात करें तो विपरीत का मतलब होता है कि पूरा खुलना, ठीक है। आपका जो मुंह है यानी कि उसका जब उच्चारण करेंगे तो आपका जो मुंह होगा क्या होगा, खुल जाएगा। जैसे कि आपका क्या हो गया, आ हो गया। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास, और आपका जो मुंह का अगर चेक करना होता है, जीभ का, ठीक है, गले का, अगर उसको चेक करना है तो क्या बोलता है कि आप जीभ निकालिए या बोलिए कि आ बोलिए, ठीक है। तो आप बोलने के लिए बोलता है, यानी वो आ किस लिए बोलता है, इसलिए ताकि आपका जो मुंह है पूरा क्या हो जाए, खुल जाए। इसलिए विपरीत मतलब क्या होता है, खुलना, यानी कि इसमें आ आएगा, ठीक है, केवल आ। वहीं अगर अर्ध विपरीत के बारे में बात करें, मतलब कि आधा आपका खुला रहता है। जैसे कि अ, ए, ठीक है, अ, ऐ, ओ, इसमें क्या होगा, आधा खुला रहेगा। तो ये आपका हो गया मुख के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अयोगवाहों की संख्या, कि अयोगवाह कितने होते हैं। तो अयोगवाह की संख्या होती है कितनी, 2 होती है। कौन कौन से? तो पहला होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। ओके, अनुस्वार का होता है जैसे कि अंग हो गया, ये क्या है आपका अनुस्वार है। ओके, और विसर्ग का होता है जैसे कि अह हो गया, ये आपका क्या है, विसर्ग है। अच्छा, अयोगवाह कोई, ठीक है, अयोगवाह जो होते हैं, जो अनुस्वार और विसर्ग, इन्हीं को क्या कहते हैं, नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। क्या, नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा कि अयोगवाह को क्या कहते हैं, हम नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। ओके, अब हम लोग का स्वर समाप्त हो गया। स्वर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से व्यंजन। तो व्यंजनों की संख्या देखिए, डिटेल हम नहीं चल रहे हैं इसमें, डिटेल अगर आपको देखना है, ठीक है, काफी अब टाइम तो रहा नहीं कि आपको फटाफट रिवीजन करना है, डिटेल पढ़ना है, तो ऑलरेडी हम एक हिंदी की क्लास समाप्त कर चुके हैं। उसमें खूब बेहतरीन तरीके से हम एक एक चीज़ कर पढ़ाए हैं। तो जिनको पढ़ना है तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ से व्यंजन हम लोग शुरू करेंगे। तो व्यंजनों की अगर संख्या पूछा जाता है कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बता देंगे, 33 यानी कि 33 होती है। ओके,
चलिए अब आगे आप देख लेते हैं व्यंजन के भेद पूछा जाता है कि व्यंजन के भेद कितने होते हैं। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या क्या होते हैं ये? कौन स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ क्या होते हैं, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्पर्श व्यंजन को। क्या? स्पर्श व्यंजन को। तो ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और इन्हीं को आप उदित व्यंजन भी कहते हैं। तो तीनों नाम से जाना जाता है। क्या? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन। अगर तीनों में से कुछ भी देकर पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कौन कौन सी होती है? तो क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग और प वर्ग, यानी कि जो आपके 5 वर्ग होते हैं यही 5 होते हैं। तो 5 5 कितना होता है? 25 होता है। यानी कि क वर्ग में क्या है? क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म, यही आपके क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। तो अंतस्थ के बारे में बात करें तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? य, र, ल और व, यही आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंतस्थ व्यंजन में जो य और व है, क्या य और व, इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या? इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। ओके, और इनको एक नाम से और जाना जाता है, य और व को किसके नाम से? संघर्षहीन। क्या? संघर्षहीन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? य और व को। बात समझा गया ना? यानी कि इनको अर्ध स्वर भी कहेंगे और इन्हीं को हम क्या कहेंगे? संघर्षहीन भी कहेंगे। अच्छा, इसी में से य र ल व में से जो र होता है, र को हम लुंठित, कई बार पूछा जाता है, लुंठित या इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित भी कहते हैं। किसको? र को कहते हैं। अब वहीं अगर ल को पूछेगा तो ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। क्या? पार्श्विक बोलते हैं। किसको? ल को। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो देखिए, जब ये ल है तो ल को पूछेगा तो ल वाला लुंठित वाला, यानी कि ल का जो होगा वो र में चला जाएगा। यानी कि देखिए, जो आपका ल है तो ल से लुंठित शुरू हो रहा है ना, तो ल वाला ल में नहीं जाएगा, ये आपका र में चला जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। ओके, यानी कि र में चला जाएगा ल, और ल वाला जो है उसमें क्या चला जाएगा? पार्श्विक चला जाएगा। ये चीज हो गया। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब आपका आता है ऊष्म व्यंजन, या उसी को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो इनकी संख्या अगर पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है या संघर्षी व्यंजनों की, तब क्या बताएंगे? 4 होती है। कौन कौन से? तो स, ठीक है, स, स और ह, यानी कि तीनों स और ह आपका होता है। अच्छा, इसमें जो ह है इसको हम काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। क्या? इसको काकल्य भी कहा जाते हैं। और ये यूपी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में ये पूछा गया था। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पेपर में पूछ लिया जाए। तो ह को क्या बोलते हैं? काकल्य बोलते हैं। बाकी आप देख लिए उसमें या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? स, स और ह। ओके, आगे देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी आपकी कितनी होती है? 4 ही होती है। कौन कौन से? तो कच्छ, त्र, ठीक है, ज्ञा और उसके बाद से एक होता है स्र। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो आपकी संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो 4 होती है, उसमें जो कच्छ है ये किससे मिलकर बनता है? तो जो आपका कच्छ है ये क हाफ और प्लस ये वाला स से, मूर्धन्य स से। जो त्र है आपका ये त हाफ प्लस र से मिलकर बनता है। ठीक है, ज्ञा जो है ज हाफ और प्लस य से मिलकर बनेगा। और जो स्र है ये स्र, ये आपका स से, ठीक है, तालवी स ह और प्लस र से मिलकर बनता है। क्या? ये स्र। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को ही हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो अगर ये पूछा जाता है कि द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 2। कौन कौन से होते हैं? तो ये देखिए, जो ड है और ढ, इन्हीं के जो नीचे लगता है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। ओके, और इसकी एक खूबी क्या है कि इनको हम कभी भी हाफ यानी कि आधा नहीं कर सकते हैं। इसको क्या? आधा नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद से इनसे हम नया शब्द भी नहीं बना सकते हैं। ओके, यही 2 आपके होते हैं। अच्छा, इन्हीं को हम ताड़न जात बिंदु भी कहते हैं। जो नीचे लग रहा है इसको हम क्या कहते हैं? ताड़न जात बिंदु भी कहते हैं। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो यही आप बता देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से अघोष। अघोष क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो अघोष जो होता है हर वर्ग का, क्या इनकी संख्या अगर पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? 13 बता देंगे। बाकी जो अघोष होता है ये हर वर्ग का पहला, ठीक है, पहला और दूसरा, क्या पहला और दूसरा। उसके बाद से आपके जो ऊष्म व्यंजन होते हैं यानी कि स, स और स और ह भी होता है, लेकिन ह को छोड़ देंगे तो बाकी आपका हो जाएगा क्या अघोष में पहला और दूसरा हर वर्ग का। हर वर्ग का मतलब क्या है, जैसे कि क वर्ग आ गया तो क, जैसे क हो गया, ख हो गया, पहला दूसरा हो गया। उसी के साथ च में जाएंगे तो च हो गया, च हो गया, छ हो गया। फिर आप ट वर्ग में जाएंगे तो ट हो गया और ठ हो गया। इसी तरीके से जो आपका पांचों जो वर्ग है उन पांचों वर्गों में से पहला और
दूसरा आपको ले लेना है, और उसके बाद आपका तीनों स ले लेना है, स स स ह, यही आपके किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। ओके, चलिए अब दूसरा है आपका सघोष। सघोष क्या होता है, सघोष को ही हम घोष भी कहते हैं, घोष या सघोष, सॉरी हाँ सघोष कह लीजिए, उसी को आप क्या करेंगे, घोष भी कह सकते हैं। तो इनकी संख्या 31 होती है। ये क्या होते हैं, तो ये हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, क्या तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 345 याद रखिएगा। इसके साथ साथ में आपके जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ठीक है, जो आपके चारों होते हैं, यानी कि अंतस्थ व्यंजन भी आपके हो जाएंगे। इसके साथ साथ में जो आपके जो कुल स्वर जो होते हैं, स्वर भी इसमें आ जाते हैं, और वहाँ से जो हम अघोष से ह छोड़ दिए थे तो ह भी इसमें आ जाता है। इस तरीके से आपका जो सघोष में आएगा, क्या आ जाएगा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके साथ में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ के साथ साथ में स्वर, और स्वर के साथ साथ में ह आपके आ जाएंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है, तो अल्प प्राण के अगर हम बारे में बात करें तो हर वर्ग का यानी 135 आपको याद रखना है, यानी कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ये चीज़ तो समझ रहे होंगे ना, हर वर्ग का मतलब क्या है। जैसे कि आपका क वर्ग हो गया, तो क वर्ग में क्या आएगा, क आएगा, ख, ग, घ और अंग। तो इसमें पहला, तीसरा, पांचवा बोले मतलब कि क्या, क आ जाएगा, ग आ जाएगा और अंग आ जाएगा, इस तरीके से। उसी तरीके से आप जाएंगे च वर्ग में, तो च आ जाएगा, उसी तरीके से आगे पहला, तीसरा, पांचवा ले लेंगे। तो यानी कि आपका जो अल्प प्राण होता है, इसमें क्या क्या याद रखना है, पहला, तीसरा, पांचवा, और इसके साथ में आपको जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये भी आते हैं। अंतस्थ में क्या आते हैं, य, र, ल और व, तो ये आपके आते हैं किसमें, अल्प प्राण में। वहीं अगर हम महाप्राण के बारे में बात करें तो महाप्राणों की संख्या 14 होती है। तो इसमें क्या याद रखना है, 24 याद रख लेना है, क्या 24, यानी कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे कि आपका क हो गया, ख, ग, घ और अंग, तो इसमें दूसरा, चौथा क्या है, ख हो गया और घ हो गया, इस तरीके से। तो यानी कि महाप्राण में दूसरा और चौथा याद कर लेना है। उसी के साथ साथ में उष्म, जो उष्म व्यंजन होते हैं, स, 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 ये भी आपके आते हैं किसमें, महाप्राण में। ओके, ये चीज समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपसे पूछा जाता है क्या चीज, अघोष अल्प प्राण, साथ ही में जोड़कर अघोष अल्प प्राण। तो अघोष अल्प प्राण की संख्या 5 होती है। कौन कौन सी, तो हर वर्ग का पहला, क्या हर वर्ग का आपका जो पहला वर्ण होता है वही आपका अघोष अल्प प्राण होता है। वहीं अगर अघोष महाप्राण पूछा जाएगा तो इनकी संख्या 8 होती है। और इसमें क्या होता है कि हर वर्ग का दूसरा, हर वर्ग का दूसरा प्लस तीनों स, 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 स और स, यानी कि तीनों स और हर वर्ग का दूसरा, ये आपका अघोष महाप्राण होता है। वहीं सघोष अल्प प्राण पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, 14 इनकी संख्या होती है। कौन कौन सी, तो हर वर्ग का तीसरा और प्लस पांचवा, क्या तीसरा प्लस पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन आपके आते हैं किसमें, सघोष अल्प प्राण में। और सघोष अगर महाप्राण के बारे में बात करें तो इनकी संख्या 6 होती है, हर वर्ग का चौथा और प्लस ह, यही आपके आते हैं किसमें, सघोष महाप्राण में। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष सब कुछ हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलेंगे शब्द बनावट के आधार पर, यानी कि जो शब्द, अब हम लोग यहाँ से शब्द शुरू करते हैं। तो शब्द अगर पूछा जाता है कि जो शब्द है ये बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, क्या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो क्या बताएंगे आप, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द में क्या होता है, जिसको आप तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। जैसे कि आपका कमल हो गया, घर हो गया, नगर हो गया। ओके, वहीं अगर यौगिक की बात करेंगे तो देखिए यौगिक में क्या होता है कि आपका उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से, समास से, और समास में आपको क्या बहुब्रीहि समास को छोड़कर इनसे जितने भी शब्द बनने वाले होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से, समास से, और समास में आपका किसको, बहुब्रीहि को छोड़कर इनसे जितने भी बनने वाले शब्द होते हैं सब किसमें होते हैं, सब यौगिक में होते हैं। किसमें, यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि आप देखिए सामाजिक हो गया, पंचवर्षीय हो गया, राजपुत्र हो गया, ये सब क्या है, यौगिक शब्द है। वहीं अगर हम योग रूढ़ की बारे में बात करें तो योग रूढ़ शब्द में क्या होता है कि जितने भी बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, क्या बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, ये सब कुछ किसमें आते हैं, योग रूढ़ शब्द में आते हैं। ओके, यानी कि इनका तीसरा कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे कि पीताम्बर हो गया, पंकज हो गया, हो गया, एक दंत हो गया, ये सब क्या है, योग रूढ़ शब्द में आते हैं। ओके, चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, किसके, उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो क्या बताएंगे, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये जो 5 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशज और संकर। ये चीज और देखिएगा, कहीं कहीं उत्पत्ति के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं वो 4 भी दिए जाते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में 4 दिया है तो फिर आपको 4 ही लगाना है, 4 नहीं दिया है, 5 दिया है तो फिर आप 5 लगाएंगे, दोनों दिया है तो फिर आप 4 लगा देंगे, क्योंकि इसमें जो संकर शब्द है ये बाद में जोड़ा गया था। ओके, चलिए
तो आपका उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देख लिए कौन कौन से तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं कि जो संस्कृत में जो प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव क्या होता है कि जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में प्रयोग होने लगे उसको हम तद्भव कहते हैं। देशा शब्द क्या होता है, जो देश में यानी कि जो हम आम चाल की भाषा में अपने गाँव देहात में जो उपयोग करते हैं जो भाषा, वहीं आपके क्या होती है, देशज होती है। और विदेशज क्या होता है, आपके जो विदेश में जो विदेश से ली गई है। और संकर शब्द जो होता है, ये दो विभिन्न भाषाओं से क्या, दो विभिन्न भाषाओं से जो मिलकर जो भी शब्द बनता है उनको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे तत्सम में क्या हो गया, जैसे आम हो गया, कदली हो गया, तो आम का तद्भव, सॉरी ये तत्सम हो गया, ये आम आम्र हो गया तत्सम, इसका तद्भव क्या होगा, आम हो जाएगा। कदली का तद्भव क्या होगा, केला। ठीक है, वहीं अगर हम देशा देख ले तो खिड़की हो गया, लोटा हो गया। ओके, इस तरीके से आप देखे होंगे जो भी आप बोलते होंगे मतलब कि अपने आमचाल की भाषा में कोई चीज़ हो गया तो ये चीज़ हो गया आपका। और विदेशज जैसे कि लालटेन हो गया, चीनी हो गया, अलमारी हो गया। ओके, और संकर शब्द जैसे कि आपका छायादार, रेलगाड़ी, सिलबंद। रेलगाड़ी कैसे हो जाएगा, देखिए रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी को तोड़ेंगे तो क्या होगा, रेल प्लस क्या, गाड़ी। तो जो आपका जो रेल है ये आपका अंग्रेजी शब्द है और ये जो गाड़ी जो है ये आपका क्या है, हिंदी शब्द है। क्या है, हिंदी। यानी कि दो विभिन्न भाषाओं के योग से जो भी बनेगा शब्द वो शब्द किस में जाएगा, संकर शब्द में चला जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आप पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। किसके, अर्थ के आधार पर अगर शब्द के भेद पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, 4 बता देंगे। ओके, जैसे कि एकार्थी शब्द होता है, अनेकार्थी होता है, समानार्थी होता है, विपरीतार्थी होता है। और एक इसमें अब 5वां इसमें है क्या है, श्रुत सम विभिन्नार्थक। तो लेकिन अब शब्द के आधार पर अगर अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाता है तो 4 ही बता देंगे। ओके, तो चलिए नहीं है अगर 4 तो फिर आप 5 लगा देंगे विकल्प में। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। शब्द प्रयोग के आधार पर अगर पूछा जाता है कि शब्द के कितने भेद होते हैं तो क्या बताएंगे, 2 होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए विकारी शब्द, अगर विकारी के अगर बारे में बात करें तो इनका अगर भेद पूछा जाता है कि विकारी के कितने भेद होते हैं तो क्या बताएंगे, यानी कि 4 भेद होते हैं। ओके, यानी कि विकारी शब्द वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के आधार पर अगर किसी चीज में परिवर्तन लाया जा सकता है उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। ओके, जिसमें विकार उत्पन्न होता है और इनकी संख्या 4 होती है, यानी कि भेद 4 होते हैं। कौन कौन से, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, यही आपके विकारी शब्द होते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अविकारी शब्द। अविकारी को आप अव्यय भी कह सकते हैं। ओके, इनका भी जो भेद होता है 4 ही होता है। कौन कौन से, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये आपके अविकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग लिंग पर। लिंग पे चलते हैं। तो जो लिंग होता है, लिंग का अगर भेद पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, लिंग के जो भेद होते हैं 2 होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में क्या होगा, स्त्रीलिंग में यानी कि जिससे आपका जैसे आपका गाय हो गया, रचना हो गया, दया हो गया, कवित्री हो गया। पुल्लिंग में क्या होगा, लड़का हो गया, दही हो गया, पानी हो गया, कवि हो गया। अच्छा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाए हैं, उसमें कुछ अपवाद में होते हैं जिसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से अपवाद वाला ज़्यादा ही पूछा जाता है। ओके, वचन देखते हैं हम लोग। वचन क्या होता है, तो वचन का अगर भेद पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक वचन और दूसरा क्या होता है, बहुवचन। जिससे एक वस्तु का बोध होगा, वस्तु व्यक्ति का, तो वहाँ पर एक वचन होगा, जैसे कि शिक्षक हो गया, प्रत्येक हो गया, जानता हो गया। बहुवचन में जिससे एक से ज़्यादा व्यक्ति वस्तुओं का बोध होगा वहाँ पर बहुवचन हो, जैसे कि आंसू, होश, प्राण और हस्ताक्षर। और इस चीज़ को आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको कहूँगा जो आपका लिंग है, लिंग और वचन को जरूर एक बार देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ बताना संभव नहीं है क्योंकि ये मैराथन है और कम समय में आपको ज़्यादा यहाँ पर मटेरियल दिया जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा क्योंकि जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और एक वचन बहुवचन होता है इसमें कुछ अपवाद होते हैं जो देखने में आपको एक वचन लगेंगे लेकिन वास्तव में होते हैं बहुवचन। उसी तरीके से कुछ होते हैं कि जो देखने में स्त्रीलिंग लगेंगे और होते हैं क्या चीज़, पुल्लिंग। जैसे कि आप अगर आप नहीं जानते होंगे, अगर दही पूछ दिया जाएगा कि दही क्या है तो आप देख कर बता देंगे क्या होगा, ये स्त्रीलिंग होगा, लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये पुल्लिंग होता है। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से वचन देख लिए, अब कारक हम लोग देखेंगे। क्या कारक हम लोग देख लेते हैं। तो कारक के अगर भेद पूछा जाता है कि कारक कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे, कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ओके, तो इसका यहाँ से विभक्ति चिन्ह पूछ लिया जाता है तो इसको मैं बता देता हूँ। तो कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है, कर्ता ने होता है, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग, संबंध काकी के, अधिकरण में पर ऊपर, ठीक है, और संबोधन हे रे अरे, ये आपके विभक्ति चिन्ह होते हैं कारक के। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग। अब संज्ञा देख लेते हैं। यहाँ से संज्ञा शुरू होगी। तो संज्ञा की अगर बात करें तो संज्ञा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। किसके, रचना के आधार पर अगर संज्ञा के भेद पूछे
अगर पूछा जाता है तो क्या बताएंगे 3। कौन कौन से? तो आपके जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? जैसे मनुष्य हो गया, नदी हो गया, पर्वत हो गया। ओके। समूहवाचक में क्या होगा? जैसे कि परिवार हो गया, पुलिस, कक्षा, समिति, वर्ग। भाववाचक में क्या होगा? जैसे कि यौवन हो गया, सच्चाई हो गया, गुरुत्व हो गया, भोलापन हो गया। ये सब आपका क्या होगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। अब अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, तो आप संज्ञा के कितने भेद बताएंगे? 5 भेद बता देंगे। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक। देखिए व्यक्ति में ये वह होता है, लेकिन यहाँ पर गलती से टाइपिंग वह हो गया। तो पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, चौथा होता है भाववाचक संज्ञा और पांचवा होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि कब होगा। तो देखिए इसको मैं पहचानने का एक ट्रिक बताता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा? पर्सनली बात की जाएगी किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो भी होगा वहाँ पर पर्सनली बात होगी। या सबसे अच्छा ट्रिक समझिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। क्या? कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अगर जातिवाचक संज्ञा है तो इसका हमेशा बहुवचन बनेगा। क्या? जैसे कि जातिवाचक संज्ञा में ले लेते हैं, जैसे गाय ले लेते हैं। क्या? गाय, तो गाय से क्या होगा? गायें बन जाएगा व्यक्तिवाचक में। जैसे कि आपने ले लिया लड़का, तो लड़का से लड़के बन जाएगा। जैसे हमने ले लिया नदी, तो नदी से क्या होगा? नदियों बन जाएगा। इसी तरीके से आपका हम कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा पहचानने का अच्छा तरीका है कि उसका कोई भी शब्द दिया गया है, अगर पूछा जाता है कि इसमें जातिवाचक संज्ञा है तो उसका बहुवचन बनाइएगा, बहुवचन बन जाएगा तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा, नहीं बनेगा तो फिर वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। बाकी समूह में बात की जाएगी, भाववाचक में भाव होगा और द्रव्यवाचक में देख सकते हैं लोहा, दूध, पानी, धुआं और ऑक्सीजन। ओके, इन सब चीज़ को हम डिटेल पढ़ा चुके हैं। ये फटाफट रिवीजन की वीडियो है, तो हर एक चीज़ यहाँ पर बताना संभव नहीं है। अगर सब कुछ बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, तो इसलिए जिनको अगर डिटेल देखना है तो इस संज्ञा के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाए हैं, उसमें हर एक चीज़ एक डिटेल से हम बता दिए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अब यहाँ से सर्वनाम। अगर सर्वनाम के बारे में बात करें तो सर्वनामों की अगर भेद पूछा जाता है तो क्या बता देंगे आप? 6 होते हैं। क्या? 6 होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है संबंधवाचक, पांचवा होता है प्रश्नवाचक और छठवा होता है क्या? निजवाचक। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक एक कर यहाँ से, जैसे कि आप लोग देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर पुरुषवाचक में क्या होता है कि पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। क्या? पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से 3 भेद होते हैं? तो पहला आपका होता है इसमें, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे बता दें, जैसे कि आपका पुरुषवाचक हम लोग देखेंगे, निश्चयवाचक भी। अनिश्चय में क्या आएगा? कुछ, कोई, किसी, ये आ जाए। संबंध में जो सो आएगा। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, ठीक है, किससे। निजवाचक में क्या आएगा? स्वतः आएगा, स्वयं आएगा, खुद आएगा, या आप आएगा, ये सब होगा ना। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे एक एक करके। तो पुरुषवाचक पहले देख लेते हैं। तो पुरुषवाचक के अगर भेद पूछा जाता है कि पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं तो क्या बताएंगे? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है कि मैं, हम, हमने, मैंने, ये सब क्या आता है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। वहीं अगर मध्यम पुरुष की बारे में बात करें तो तुम, आप, आपको, ये सब किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। और अन्य पुरुष की बात करें तो वह, यह, ठीक है, वो, उन्होंने, उनको, ये सब किस में आएगा? अन्य पुरुष में आएगा। ओके, इसको मैं एक चीज़ और मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है, या 3 लोग को मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पर 3 लोग समझिएगा, ये 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। क्या? ये लोग 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो ये जो पर्सन है, ये इनसे बोल रहे हैं। क्या? इनसे ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं? कुछ भी कह रहे हैं। और किसके बारे में कह रहे हैं? मान लें कि तीसरे वाले पर्सन के बारे में कह रहे हैं। तो ये जो बोलने वाले हैं, ये जो कह रहे हैं, ये आपके उत्तम पुरुष आएंगे। क्या? ये उत्तम पुरुष होंगे। ये जो सुन रहा है बीच वाला, ठीक है, ये जो सुन रहे हैं, ये आपके मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। और जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, यानी कि जिनके बारे में ये बता रहा है व्यक्ति, तो ये जो तीसरा जो पर्सन है, ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, चलिए, तो ये चीज़ को समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्रिया। तो क्रिया में क्या होता है कि क्रिया का अगर भेद पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है? यानी कि जिसमें कर्म के साथ रहती है क्रिया वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें कर्म नहीं रहता है उसमें क्या होती है? वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। ओके,
आगे अब हम लोग विशेषण देखेंगे। तो विशेषण के अगर भेद अगर पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है आपका सर्वनामिक विशेषण। ओके, चलिए एक एक चीज़ यहाँ पर अगर आपको देखना है तो फिर कंप्लीट आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। एक एक चीज़ अगर हम यहाँ पर बताने लगे फ्रेंड्स तो काफ़ी वीडियो लंबी हो सकती है। ये आपका फटाफट रिवीजन करने के लिए वीडियो बनाई गई है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के अगर बारे में बात करें तो संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। कितने? संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है गणना बोधक, दूसरा होता है क्रम बोधक, तीसरा होता है आवृत्त बोधक, चौथा होता है समुदाय बोधक और पांचवा होता है आपका प्रत्येक बोधक। तो इसमें जो गणना बोधक होता है इसमें क्या आता है, तो जैसे कि आप बोलते हैं ना, जैसे कोई चीज़ का अगर गणना करनी होती है तो क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 ऐसे गणना करते हैं, तो इसीलिए इनका नाम रखा गया है क्या, गणनावाचक, सॉरी गणना बोधक। ओके, वहीं दूसरा आपका क्रम बोधक। क्रम से क्या हो, जैसे कि पहला दूसरा तीसरा, नहीं आदमी क्रम से बढ़ जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से। तो जब भी इस तरीके से लिख कर आएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये आपका क्या होगा, क्रम बोधक के अंतर्गत आएगा। वहीं आवृत्त, ठीक है, आवृत्त बोधक में क्या होगा, तो आवृत्त बोधक में क्या होगा, जैसे कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना 100 गुना 50 गुना, ये एक है आवृत्त बोधक के अंतर्गत आएगा। और समुदाय बोधक में क्या होगा, जैसे कि समूह में रहेगा 2 4 5 इस तरीके से आएगा तो समुदाय बोधक होगा। और प्रत्येक बोधक में क्या होगा, जैसे कि प्रत्येक, हर एक, एक, ये सब क्या होगा, प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आएगा। तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आपके 5 आते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा, तो इसके आपके 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, कोई न कोई चीज़ आपका क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे कि 2 किलो आम हो गया, ये निश्चित है, इसको आप काउंट भी कर सकते हैं ना, 4 मीटर का पड़ा, इसको माप सकते हैं। हाँ, 1.25 सेर चावल। फिर अनिश्चित में क्या होगा कि आपका क्या होगा, निश्चित नहीं होता है ना, जैसे कि किंचित हो गया, जरा सा हो गया, थोड़ा हो गया, अधिक हो गया, बहुत हो गया, तनिक से हो गया, ये में निश्चित नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए बोल देगा थोड़ा सा में कितना, अब आपको निश्चित ही नहीं है ना। लेकिन अगर यही बोल देगा 1.25 सेर चावल, तो आप 1.25 सेर जानते हैं किसको कहा जाता है, ये चीज़ हो गया, तो निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। अब हम लोग चलते हैं सर्वनामिक विशेषण पर। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, तो सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है मौलिक सर्वनामिक और दूसरा होता है यौगिक सर्वनामिक। तो मौलिक सर्वनामिक जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि यह मेरा घर है, क्या, यह मेरा घर है। और यौगिक सर्वनामिक में क्या होगा कि ऐसा आदमी नहीं देखा। ओके, आगे देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य क्या होता है, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। क्या, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्तव्यवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है आपका भाववाच्य। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक कर हम लोग देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर हम भेद, वाच्य के भेद के बारे में बात करें तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कर्तव्यवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। कर्तव्यवाच्य में क्या होता है कि कर्ता की प्रधानता होती है। क्या, कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए किसका, कर्तव्यवाच्य का। तो कर्तव्यवाच्य का अगर ले लेते, जैसे कि बच्चा खेलता है, क्या, बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है। तो इसमें क्या है, जो बच्चा है ये क्या है, कर्ता है और इसी की क्या हो रही है, सॉरी यहाँ पर प्रधानता हो रही है। ठीक है, तो जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ पर क्या होगा, कर्तव्यवाच्य होगा। वहीं अगर कर्मवाच्य के बारे में बात करें तो कर्मवाच्य में क्या होगी, कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, क्या होगी, कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कि छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल आएगा जहाँ पर आपके कर्म की क्या होगी, प्रधानता होगी, तो वहाँ पर कर्मवाच्य आएगा। भाववाच्य पहचानने का अच्छा होता है कि इसमें निगेटिविटी भरी रहती है। क्या, इसमें निगेटिविटी भरी रहती है। जैसे कि गौवा से, ठीक है, जैसे क्या बता सकते हैं, जैसे कि राम से सोया नहीं जाता या सीता से खाया नहीं जाता, यानी कि हमेशा इसमें देखेंगे तो नहीं दिखाई जरूर देता है। ठीक है, यानी कि भाववाच्य, जो भाववाच्य होता है इसमें निगेटिविटी भरी रहती है, यानी कि नकारात्मक इसलिए सेंटेंस निकलता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया ना कि कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य क्या होता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के अगर हम बारे में बात करें तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है स्थानबोधक, दूसरा होता है कालवाचक, ठीक, सॉरी स्थानबोधक बोल दिया यहाँ पर, स्थानवाचक होता है, दूसरा होता है कालवाचक, तीसरा होता है रीतिवाचक और चौथा होता है आपका परिमाणवाचक। तो ये आपका भेद हो गया 4। ओके, चलिए संबंध बोधक का देख लेते हैं। संबंध बोधक के अगर भेद के बारे में बात करें तो 13 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कालवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा होता है सादृश्यवाचक, चौथा होता है तुलनावाचक, पांचवा होता है दिशावाचक, फिर आपका साधनवाचक होता है, हेतुवाचक होता है, विषयवाचक होता है, व्यतिरेकवाचक होता है, फिर विनिमयवाचक होता है, विरोधवाचक होता है, सहचरवाचक होता है और संग्रहवाचक होता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि संबंध बोधक
ठीक है। संबंध बोधक का ये आपका सिंबल होता है, इसको भी याद रखिएगा। और इसका भेद कितना होता है? 13 होता है। ओके, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक का अगर भेद पूछा जाता है क्या बताएंगे आप? 2 बता देंगे। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका सामान्यधिकरण और दूसरा होता है व्यधिकरण। कौन? सामान्यधिकरण और दूसरा होता है आपका व्यधिकरण। तो ये भेद होता है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। विस्मयादि बोधक की अगर बारे में बात करें, ठीक है, विस्मयादि बोधक के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संबंध बोधक हमने यहाँ पर गलत बता दिया, मिस्टेक बता दिया। यहाँ पर आपका विस्मयादि बोधक का होता है, जो सिंबल हमने ऊपर बता दिया है। ओके, तो अगर हम विस्मयादि बोधक के बारे में बात करें तो विस्मयादि बोधक के जो होते हैं 7 भेद होते हैं, जैसे कि हर्ष बोधक हो गया, सुख बोधक हो गया, आश्चर्य बोधक हो गया, अनुमोदन हो गया, तिरस्कार बोधक हो गया, स्वीकार बोधक हो गया और संबंध बोधक हो गया। तो ये आपके विस्मयादि बोधक के आपके क्या होते हैं? 7 भेद होते हैं विस्मयादि बोधक का। ठीक है, इसका सिंबल जानते हैं, ये वाला आपका होता है जो कि हमने ऊपर बताया वो कि गलत था। अब निपात, और निपात के बारे में बात कर ले तो निपात क्या होता है कि किसी भी वाक्य में अगर जोर देना होता है तो वो क्या कहलाता है? आपका निपात कहलाता है। ठीक है, और इनका अगर भेद देखा जाए तो निपात का अगर भेद पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? 9 बताएंगे। कौन कौन से? सकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्मयादि, बल प्रदायक, ठीक है, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक और आदर बोधक। तो ये आपका होता है निपात। अगर इसकी संख्या पूछी जाती है तो क्या बता देंगे आप? 9 इसकी संख्या होती है, यानी कि 9 इसके भेद होते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से समास, और समास से आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। ओके, तो समास के अगर बारे में बात करें तो अगर समास से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तब क्या बताएंगे आप? 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। अच्छा, अगर मुख्य रूप से अगर समास का अगर भेद पूछता है तो फिर आप क्या बताएंगे? 4 ही बताएंगे। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं तो क्या बताएंगे? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, और चौथा होता है द्विगु समास, फिर पांचवा होता है कर्मधारय समास, और छठवां होता है आपका बहुब्रीहि समास। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि समास के कितने भेद? तो 6 भेद होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपके ये अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास, इसके कौन से पद प्रधान होते हैं? तो मैं इसको बता दूं, देखिए, जब भी आपका अगर अभिभाव के बारे में बात करें तो अभिभाव में क्या होगा? पूर्व पद, क्या? पूर्व पद प्रधान होता है। किसमें? अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। वहीं अगर आप तत्पुरुष समास के लेंगे, चाहे द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास को लेंगे, द्विगु समास और कर्मधारय समास, किसका? तत्पुरुष समास प्लस द्विगु समास, क्या? द्विगु समास, और इसमें कर्मधारय समास, इन तीनों का क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। किसका? तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, इन तीनों का जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है। वहीं अगर द्वंद्व समास के बारे में बात करें तो इसमें आपका क्या होता है कि दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होते हैं। किसमें? द्वंद्व समास में। और वहीं अगर बहुब्रीहि समास के बारे में बात करें तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए बाकी इसका अगर डिटेल देखना है समास का तो आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ये आपके फटाफट रिवीजन कराने के लिए वीडियो है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं अब संधि। संधि के बारे में बात करें तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। ओके, स्वर संधि में स्वर का होगा, व्यंजन में व्यंजन का होगा, विसर्ग में विसर्ग की बात होगी। तो स्वर संधि का यहाँ से पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि, और पांचवा होता है आपका आयादि संधि। तो दीर्घ संधि में क्या होगा? जहां पर भी आ बड़ी ई बड़ा ऊ दिखाई देगा तो दीर्घ संधि होगा। गुण संधि में क्या होगा? ए ओ दिखाई देगा। वृद्धि संधि में क्या होगा? ए औ दिखाई देगा। यण संधि में क्या होगा कि य वो तो दिखाई देगा, लेकिन इससे पहले कोई ना कोई एक अर्ध व्यंजन यानी कि आधा व्यंजन दिखाई देगा। ओके, और आयादि संधि में क्या होता है? य और वह भी बीच में दिखाई देता है। अच्छा, इसका एक एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं आपको। चलिए अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पर दीर्घ संधि का एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है? आ ई उ आता है। तो आ में जैसे ले लेंगे अब क्या चीज़? जैसे कि विद्यालय ले लेंगे। क्या? विद्यालय, विद्यालय। तो विद्याधन आलय, इसमें आ दिखाई दे रहा है ना, ये आपका हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से अगर हम ई की बारे में बात करें तो ई में क्या होगा? जैसे कि कपी धन इस, क्या? कपी धन इस बराबर क्या हो जाएगा? कपिस हो जाएगा। क्या? कपिस। तो यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है, वहाँ पर आ था, यहाँ पर बड़ी। तो इसी तरीके से जो भी होगा। और ऊ वाला अगर आप लेते हैं, ऊ का समझना चाहते हैं तो जैसे कि आप ले सकते हैं क्या चीज़? जैसे कि वधु धन उत्सव। क्या? वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव क्या हो जाएगा? वधुत्सव हो जाएगा। क्या? वधुत्सव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बढ़ाऊँ का मात्रा देख रहे हैं, तो इसलिए आपका क्या होगा? ये दीर्घ संधि होगा। वहीं गुण संधि के बारे में बात करें तो ए और ओ आता है। क्या? ए और ओ आता है। तो गुण संधि का एग्जाम्पल कौन सा लेंगे? जैसे कि आप ले सकते हैं
नर धन इंद्र, क्या नर धन इंद्र, नर धन इंद्र बाबा क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा, क्या नरेंद्र हो जाएगा। देख रहे हैं ए की मात्रा यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं अगर ओ के बारे में बात करें तो ओ के लिए कोई आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि सूर्य धन उदय, क्या सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय बराबर क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, क्या सूर्योदय हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर भी ए ओ की मात्रा दिखाई देगी, गुण संधि होगा। वृद्धि संधि के अगर बारे में बात करें तो वृद्धि संधि में क्या होगा, आय और औ दिखाई देगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि 1 + 1, क्या 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, एकाएक क्या हो जाएगा, क्या एकाएक, आय की मात्रा दिखाई दे रही है। वहीं अगर ओ की मात्रा में जाएंगे तो जैसे कि महाधन ओज, क्या जैसे कि महाधन ओज, ओज बराबर क्या होता है, महौज होता है, महौज। तो यहाँ पर भी औ की यानी कि आय और औ की मात्रा जहाँ दिखाई देगी वहाँ पर क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। अब आते हैं हम लोग यण संधि पर। तो अगर यण संधि के बारे में बात करें तो हम क्या बोले कि यण संधि में य और व दिखाई देगा, लेकिन इससे पहले कोई ना कोई अर्ध व्यंजन दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर एक हम बता देते हैं आपको कोई एग्जाम्पल, जैसे कि इति धन आदि, क्या इति धन आदि बराबर क्या होता है, इत्यादि होता है, क्या इत्यादि होता है। तो इत्यादि होता है तो देखिए यह तो दिखाई दिया, लेकिन इससे पहले एक आधा व्यंजन भी है कि नहीं। और देख लेते हैं, जैसे कि अति धन अंत, क्या अति धन अंत बराबर क्या हो जाता है, अत्यंत होता है, अत्यंत। तो यहाँ पर भी देखिए यह से पहले हाफ है, देख रहे हैं ना। उसी तरीके से आप अभी भी और भी देख सकते हैं, जैसे कि नदी धन आगमन, क्या नदी धन आगमन, नदी धन आगमन। तो यहाँ पर भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नद्यागमन होगा, नद्यागमन। तो यहाँ पर यह से पहले भी क्या है, हाफ व्यंजन है। तो ये आपका होता है यह संधि पहचानने का नियम। वहीं अगर हम अयादि संधि के बारे में बात करें तो अयादि संधि में क्या होता है, देखिए जहाँ पर भी अय अय आय, क्या अय आय अव और फिर क्या आव, ये जहाँ पर भी दिखाई देगा सब क्या समझेंगे कि ये अयादि संधि। और यहाँ पर बीच में य और वह जरूर दिखाई देगा, जैसे कि ने धन अन, क्या ने धन अन बराबर क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा, नयन अयन, नयन अयन, अय दिखाई दे रहा है और यह भी दिखाई दे रहा है। उसी तरीके गय धन अक, क्या गय धन अक बराबर क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा, गायक आक आक आय दिखाई दे रहा है और यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका अयादि संधि हो जाएगा। ओके, चलिए अब व्यंजन संधि के अगर थोड़ा सा हम बारे में जिक्र कर दे तो जो व्यंजन संधि होता है इसमें क्या होगा कि व्यंजन की तो बारे में बात होगी, लेकिन जैसे कि आपका आ गया वाक धन इस, जैसे कि वाक धन इस बराबर क्या हो जाएगा, वागिस हो जाएगा, क्या वाक धन क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, वागिस हो जाएगा, क्या वागिस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर व्यंजन का ही मेल होता है। तो इसका डिटेल देखना है तो वीडियो हम ऑलरेडी संधि पढ़ा चुके हैं, वहाँ से जाकर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। डिटेल बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं वाक्य। तो वाक्य के बारे में बात करें तो वाक्य अगर पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, क्या अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो क्या बताएंगे 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है विधानवाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक, तीसरा होता है आज्ञावाचक, चौथा होता है प्रश्नवाचक, पांचवा होता है इच्छावाचक, छठवा होता है संदेहवाचक और सातवां होता है विस्मयवाचक और आठवां होता है आपका संकेतवाचक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, विधानवाचक में क्या, जैसे कि राम जाता है। ओके, निषेध में क्या होगा, जैसे कि सड़क पर मत बैठो। आज्ञा में क्या हो, जैसे दरवाजा बंद कर दो। प्रश्नवाचक में तुम कहाँ जा रहे हो। इच्छावाचक में आपकी उम्र क्या हो, लंबी हो। संदेहवाचक में शायद वह कल आए, यहाँ पर क्या संदेह है। विस्मयात्मक में क्या हो, जैसे कि काश मैं भी होता। ओके, और संकेतवाचक में क्या होगा, यदि आप जाते तो अच्छा होता। ये संकेत दे रहे, यदि आप आते तो अच्छा होता है या यदि आप जाते तो अच्छा होता है, ये संकेत दे रहा है। ओके, तो ये आपका वाक्य अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। वहीं अगर वाक्य पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं तो क्या बताएंगे, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, सरल वाक्य को ही आप साधारण वाक्य भी कहते हैं। क्या सरल वाक्य को आप साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सरल वाक्य में क्या होगा, एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। संयुक्त वाक्य अगर पहचानना है तो आप इन चीज को याद रखिएगा। संयुक्त वाक्य में हमेशा और, एवं, अथवा, या, तथा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, पर, ये सब दिखाई देगा जहां पर भी। तो मान लीजिएगा क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। वहीं अगर मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, देखिए मिश्र वाक्य इसी को कहते हैं या तो मिश्रित वाक्य, दोनों में से कोई देगा। तो मिश्रित वाक्य में भी क्या होता है कि जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उसमें छोटी की, ठीक है, कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, जब तब, ठीक है, जहां वहां, अगर, यदि, तो, ये जहां पर भी दिखाई देगा ये आपका क्या होगा, मिश्रित वाक्य में हो जाएगा। ओके,
चलिए तो एक एक कर हम एग्जाम्पल ही बता देते हैं। जैसे कि सरल वाक्य का अगर हम एग्जाम्पल बात करें, जैसे कि बच्चा क्या है, बच्चा दूध पीता है, क्या बच्चा दूध पीता है। चाहे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ये सरल वाक्य ना, इसमें एक क्या होता है, उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। लेकिन अगर वहीं हम बारे में बात करें संयुक्त वाक्य की, क्या संयुक्त वाक्य की, तो इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे कि मान लीजिए कि क्या होगा, आप कह सकते हैं कि ठंडी हवा चल रही थी, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए क्या चाहिए, इसीलिए आप कह सकते हैं, इसीलिए क्या होगा, मैं जल्दी न उठ सका। ये जो आप होगा तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या, इसीलिए देख रहे हैं ना, तो इसलिए या इसीलिए जो भी आएगा, ठीक है, तो आप बता देंगे क्या होगा, ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल बता देते हैं कि इस कार्य तो, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं हम कार्य तो करना चाहते हैं, क्या हम कार्य तो करना चाहते हैं। उसके बाद किंतु, क्या किंतु, तो देखिए यहाँ पर किंतु दिखाई देगा आपका, यहाँ पर किंतु है, किंतु आ गया ना, तो इससे पहचान जाएंगे, किंतु उसे भांति नहीं कर पाते ना। इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल दिखाई देगा तो आप क्या बताएंगे, संयुक्त वाक्य बता देंगे। यानी कहने का मतलब कोई भी वाक्य दिया जाएगा तो इनमें से कोई ना कोई जरूर आपको दिखाई देगा, क्या, और, एवं, अथवा, या, तथा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, ये सब। वहीं अगर मिश्रित वाक्य की बारे में बात करें कि मिश्र वाक्य मिश्रित वाक्य, तो इसका कोई एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं, जैसे कि जो मेहनत करता है, क्या, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। या आप ये कह सकते हैं कि मालूम होता है कि, तो कि यहाँ पर आ गया आज वर्षा होगी, तो जो भी आपका की दिखाई देगा, जो दिखाई देगा, वह दिखाई देगा, ये सब किस में आएगा, मिश्र या मिश्रित वाक्य में आएगा। ओके, चलिए अब इसका डिटेल अगर आपको देखना है तो हम वीडियो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स। ये हम बार बार बता रहे हैं कि आपकी फटाफट रिविजन करने की वीडियो है, हर एक चीज़ यहाँ पर बताएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं काल की। तो काल के बारे में बात करें तो जैसे काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, तीसरा होता है भविष्य काल। तो अगर वर्तमान काल के अगर बारे में बात करें तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इसको पहचानने का तरीका क्या है कि सामान्य वर्तमान काल में आपका ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये सब आपका अंत में आएगा, कोई भी वाक्य दिया रहेगा तब। वहीं अगर तत्कालिक की बारे में बात करें तो तुरंत हुआ रहता है, जैसे कि राम पढ़ रहा है, ठीक है, जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपका तत्कालिक में आएगा। पूर्ण वर्तमान में क्या होगा कि तुरंत अभी समाप्त हो, जैसे कि राम पढ़ चुका है, राम खाना खा चुका है, ठीक है, यानी कि पढ़ी है, चुका है, चुकी है, ये सब किस में आएगा, पूर्ण वर्तमान में। संदिग्ध में संदिग्ध ही रहेगा, जैसे ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये आपके वाक्य के अंत में आएंगे। वहीं संभाव्य के बारे में बात करें, संभाव्य वर्तमान में तो हो, रहा, होगा, रही, होगी, ये सब किस में आएंगे, संभाव्य वर्तमान के अंतर्गत आने वाले हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भूतकाल। तो भूतकाल का अगर भेद पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन भूतकाल, तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल, चौथा होता है आपका अपूर्ण भूतकाल, पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल और छठा होता है हेतुमद भूतकाल। ओके, पहचानने का नियम क्या है, या है, ये है, ये आपका आएगा इसमें, या ये आपका सामान्य में। आसन में क्या होगा, या है, ये है, ये आपका आएगा। पूर्ण में क्या होगा, या था, ये थी, ये थे आपका। अपूर्ण में रहा था, रही थी, रहे थे। संदिग्ध में क्या होगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे। हेतु में ता, ती, ते, सीता, जाति, तो इस तरीके से आएगा। ओके, चलिए भविष्य काल के बारे में बात करें तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। जैसे कि सामान्य, पहला होता है सामान्य भविष्य काल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्य काल और तीसरा होता है आपका हेतु मद भविष्य काल। ओके, जैसे गागी गे, सामान्य भविष्य में रहता क्या होगा, गागी गे आपका आएगा किसी भी शब्द के वाक्य में तो सामान्य होगा। संभाव्य में क्या होगा, शायद, संभव, लगता है ना, ये आपका आएगा। हेतु में क्या होगा कि शर्त वाले वाक्य होंगे, क्या, जैसे कि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। इस तरीके से अगर आता है शर्त वाले वाक्य तो इस समय किस में होगा, हेतु मद भविष्य काल में होता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से रस क्या होता है तो रस के बारे में देख लेते हैं। तो रस आप क्या होता है कि रस के भेद अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे कितना कि 9 भेद होते हैं। रस के कितने भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र, वीर, हास्य, भयानक रस, विभत्स रस, शांत रस, वात्सल्य और भक्ति रस। ओके, अच्छा कहीं कहीं आपको 11 भी दिखाई देगा ना, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है कि नहीं। लेकिन इसमें आपका अगर रस के भेद पूछा जाता है तब क्या बताएंगे, यहाँ पर वात्सल्य और भक्ति नहीं है यहाँ पर, ठीक है,
कितना है आपका 9 है। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर पूछा जाएगा, यानी कि जो 11 दिखाई देता है वही 11 यहाँ पर हमने लिख दिया है, लेकिन अगर रस के भेद पूछा जाता है तो आप कितना बताएंगे, 9 ही भेद बताएंगे। और एक कंडीशन और है, यदि आपको भरत मुनि के अनुसार पूछ लिया जाता है कि रस के कितने भेद होते हैं तो कितना बताएंगे, 8 बताएंगे। किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। चलिए आगे हम अभी बताएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि रस के कितने भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं। अच्छा, अस्थाई भाव कितने होते हैं, तो 9 ही आपके जो 9 भेद होते हैं तो 9 उनके अस्थाई भाव होते हैं। जैसे कि आपका श्रृंगार रस का क्या होगा, रति होगा, करुण रस का क्या होगा, शोक होगा, अद्भुत का क्या होगा, विस्मय या उसी को आश्चर्य कहेंगे, रौद्र का क्या होगा, क्रोध होगा, वीर का क्या होगा, उत्साह होगा, हास्य का क्या होगा, हास होगा, भयानक का भय होगा, विभत्स का जुगुप्सा या उसी को घृणा कहेंगे, शांत का क्या होगा, निर्वेद हो गया, वात्सल्य क्या होगा, स्नेह होगा या वात्सल्य रति हो जाएगा, भक्ति का अनुराग हो जाए ना। तो ये चीज़ आपके अस्थाई भाव होते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि भरत मुनि के अनुसार रस और अस्थाई भाव की संख्या 8 होती है। वही चीज़ बताएं कि भरत मुनि के अनुसार रस की अगर संख्या पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, 8 ही बताएंगे। वो शांत रस को रस नहीं मानते हैं, ठीक है। और जब 8 उनके भेद होते हैं तो भरत मुनि के अनुसार तो अस्थाई भावों की संख्या भी कितनी होगी, 8 ही होगी। किनके अनुसार, ये भरत मुनि के अनुसार। लेकिन कंडीशन देकर पूछेगा तब बताएंगे, अगर नहीं देकर पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है कि रस के कितने भेद होते हैं तो क्या बताएंगे, 9 भेद होते हैं। ओके, चलिए अब रस के अंग अगर पूछा जाता है तो फिर आप क्या बताएंगे। अगर मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रस के कितने अंग होते हैं, तब क्या बताएंगे, रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। लेकिन यहाँ पर भी भरत मुनि के अनुसार 3 ही रस के अंग होते हैं, वो अस्थाई भाव को रस के अंग नहीं मानते हैं। समझ आ गया ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विभाव। विभाव के अगर संख्या पूछा जाता है कि विभाव के कितने भेद होते हैं तो क्या बताएंगे आप, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है आपका उद्दीपन विभाव, ठीक है। अब आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं, पहला होता है आश्रय आलंबन और दूसरा होता है विषय आलंबन। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखे रहिएगा, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अनुभाव की संख्या अगर पूछा जाता है कि अनुभाव की संख्या, अनुभाव के कितने भेद होते हैं तो क्या बताएंगे, अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है सात्विक, दूसरा होता है कायिक, तीसरा होता है वाचिक और चौथा होता है आपका आहार्या। लेकिन यहाँ पर भी भरत मुनि के अनुसार अगर पूछेगा तो अनुभाव के कितने भेद बताएंगे, 3 ही बताएंगे। क्यों, क्योंकि आहार्या को ये अनुभाव के भेद नहीं मानते हैं। लेकिन अगर कंडीशन देकर नहीं पूछेगा तो हमेशा आपको क्या बताना है, 4 बताना है। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पर सात्विक अनुभाव। तो जो सात्विक अनुभाव होता है इसके भी 8 भेद होते हैं। कितने, 8 भेद होते हैं। पहला होता है स्तंभ, दूसरा होता है कंपन, तीसरा होता है स्वरभंग, चौथा होता है वैवर्य, अश्रु, प्रलय, श्वेत, रोमांच जिसको जृंभा कहते हैं और तन संचारी भाव। ओके, तो इस तरीके से आपके सात्विक अनुभाव के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अब आगे हम लोग देख देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि संचारी भाव क्या है, आपसे ये पूछेगा कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग याद रखे रहिए कि संचारी भावों की संख्या 33 होती है। बाकी 33 कौन कौन सी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही आपके संचारी भावों की संख्या होती है। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं अलंकार। क्या, अलंकार। तो अलंकार के अगर हम बारे में बात करें तो अलंकार से अगर पूछा जाता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे कि अलंकार के 3 भेद होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कंडीशन देकर, शर्त देकर पूछ ले कि मुख्य रूप से अलंकार के कितने भेद होते हैं तो फिर आप क्या बताएंगे, 2 ही होते हैं। क्या, मुख्य रूप से अलंकार के 2 भेद होते हैं। लेकिन अगर कंडीशन देकर ना पूछे, केवल ऐसे पूछ ले कि अलंकार के कितने भेद होते हैं तो क्या बताएंगे, 3 भेद। कौन कौन से, तो पहला होता है आपका शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है आपका उभय अलंकार। ओके, तो अब एक एक कर हम लोग देख लेते हैं कि शब्द अलंकार के अंतर्गत क्या आते हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो अगर हम शब्द अलंकार के बारे में बात करें तो शब्द अलंकार देखिए, इन लोग की संख्या निर्धारित नहीं की गई, चाहे शब्द अलंकार हो चाहे अर्थालंकार हो, इनकी संख्या निर्धारित नहीं की गई है। हाँ, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण जो इनके अंतर्गत आते हैं अलंकार उसको हम बताने वाले हैं। तो शब्द अलंकार के बारे में बात करें तो शब्द अलंकार के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे, श्लेष अलंकार पढ़ेंगे, यमक अलंकार, वक्रोक्ति और विभत्स अलंकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसका हम जिक्र कर देते हैं कि जो आपका अनुप्रास अलंकार होता है क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है क्या होता है। तो अगर हम अनुप्रास अलंकार के बारे में बात करें तो अनुप्रास अलंकार के भी आपके कितने भेद, 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है आपका छेका अनुप्रास, दूसरा होता है वृत्तीय अनुप्रास, तीसरा होता है आपका लाटा अनुप्रास, चौथा होता है श्रुत्य अनुप्रास और पांचवा होता है अंत्य अनुप्रास। तो ये अगर पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं तो क्या बताएंगे, 5 भेद होते हैं। बाकी अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहां पर एक वर्ण, ठीक है, कई बार बार रिपीट हो, अनु मतलब क्या होता है, यानी कि बार होता है, यानी कि जहां पर भी अगर क्या होगा, बार अगर कोई भी शब्द, कोई भी व्यंजन होगा, अगर बार
बार उसकी आवृत्ति होगी तो वहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, क्या है कि जैसे कि आपका है तरनी तरनी तनुजा, क्या तरनी तनुजा, तट तट तमाल तट तमाल, तरुवर तरुवर, बहु छाए बहु छाए। तो यहाँ पे देखिए तरनी में त है, फिर तनुजा में त है, फिर तट तमाल त है, तरुवर है त, यानी कि यहाँ पर त की क्या हो गई, बार बार आवृत्ति हो रही है। इसी तरीके से जहाँ पर भी कोई व्यंजन की बार बार आवृत्ति होगी यानी कि बार बार वो आएगा, तो इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल आएंगे सब किसके अंतर्गत आएंगे, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि एक और मैं बता देता हूँ, जैसे कि देखे होंगे मुदित महीपत मंदिर आए आ सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ पर म आवृत्ति बार बार हो रही है, फिर स क्या हो रही है, यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। ओके, फिर विमल बाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रवीत, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि व का और क का आवृत्ति बार बार होती है ना। तो इस तरीके से समझिएगा कि जहाँ पर भी अगर व्यंजन की आवृत्ति बार बार होगी किसी भी वाक्य में तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ओके, चलिए अगर हम श्लेष अलंकार के बारे में बात करें तो श्लेष अलंकार क्या होता है कि श्लेष अलंकार में श्लेष का ही अर्थ होता है चिपकना, यानी कि जहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, यानी कि एक शब्द के जहाँ पर कई अर्थ निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। क्या, एक शब्द के कई अर्थ निकले वहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। ओके, जैसे कि आप लोग एक सुने होंगे, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि चरण धरत चिंता करत आ फिर चितवत चहुओर आ सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कि जो सुबरन का जो प्रयोग किया गया है इसमें क्या होगा, जिसमें कवि है, व्यभिचारी है और चोर, तीनों लोग क्या कर रहे हैं, उसको ढूंढने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पर सुबरन का होगा, यहाँ पर तीन अर्थ निकल जाएगा। ठीक है, जो एक सुबरन का जो पहला अर्थ होता है क्या होता है, अच्छा शब्द होता है, दूसरा जो होता है सुबरन वहाँ पर अच्छा रूप होता है, और तीसरा जो होता है यहाँ पर सुन जो स्वर्ण ढूंढने वाला होता है। ओके, तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल जो भी आएगा। और एक और सुने होंगे श्लेष अलंकार का बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कौन सा है, जैसे कि सुने होंगे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देख रहे होंगे, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो किसका एग्जाम्पल आएगा, श्लेष अलंकार के ही एग्जाम्पल है। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मतलब ये समझिएगा कि जब भी कोई एक शब्द आएगा और उसका जो अर्थ होगा भिन्न भी होगा, अलग अलग और उसका अर्थ होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होता है। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यमक अलंकार। अगर इसका डिटेल पढ़ना है तो हम पढ़ाए हैं, आप लोग जाकर चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये तो फटाफट रिवीजन के लिए हम आपको बता रहे हैं। यमक अलंकार के बारे में बात करें तो यमक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, क्या, जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन एक चीज समझिएगा, जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए, क्या, एक ही शब्द बार बार आए और उनका अर्थ एक ही हो तो वो अनुप्रास में चला जाएगा। लेकिन अगर एक ही शब्द बार बार आए, क्या, बार बार आए और उनका अर्थ भी क्या होगा, अलग अलग होगा, तो वहां पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। क्या होगा, यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल सुने होंगे, काली घटा का घमंड घटा, यानी कि घटा घटा यहाँ पर क्या होगा, दो बार शब्द प्रयोग में आया है। एक घटा का अर्थ क्या होता है, काले बादल, और एक घटा का मतलब होता है कम हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार हो जाएगा। या सुने होंगे, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। तो यहाँ पर जो कनक कनक है दो बार आया है, लेकिन एक कनक अर्थ होता है सोना और एक कनक अर्थ क्या होता है, धतूरा होता है। या ये भी सुने होंगे कि जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर 3 बेर 2 बार आया है, तो जो आपका 3 बेर है यहाँ पर एक 3 बार के लिए प्रयोग किया गया है, और जो 3 बेर है वो 3 बेर के दाने के लिए प्रयोग में लाया गया है ना। या माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, आ करका मन का डार दे मन का फेर। तो यहाँ पर जो मन का है 2 बार आया है, तो एक मन का अर्थ होता है क्या, माला का दाना, और एक मन का होता है हृदय का। तो इस तरीके से आप यमक अलंकार पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब लोग देख लेते हैं थोड़ा सा वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति के अगर बारे में हम बात करें तो वक्रोक्ति क्या होता है, तो वक्रोक्ति में होता है क्या कि जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, यानी कि कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला क्या कहे, कुछ उसका अर्थ अलग ही लगा ले, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होती है। और इसका सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल है कि
को तुम है घनश्याम हम तो वर्षों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय फिर क्यों पकड़त पाए। ये आपका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा सूत्र के यहाँ से बैठता है। ओके, अब आगे हम लोग देख लेते हैं विवत्सा। ठीक है, अच्छा बहुत ही लंबा वीडियो भी हो रही है लेकिन फटाफट हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं। विवत्सा अलंकार क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका विवत्सा अलंकार होता है तो ये इसमें बहुत ही अच्छा होता है। क्या होता है कि जहाँ पर अत्यंत एक आदर के साथ, क्या आदर सूचक के साथ, यानी कि आदर के साथ एक ही शब्द की अनेक बार क्या होगी, आवृत्ति होगी, वहां पर क्या होगा, विवत्सा अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे कि हाँ, ठीक है, हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। तो यहाँ पर जो हाँ हाँ है, जो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अत्यंत आदर के साथ हो रहा है और बार बार ये प्रयोग में आ रहा है। तो जब भी अत्यंत आदर के साथ एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति होगी वहां पर विवत्सा अलंकार दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अर्थालंकार। तो अर्थालंकार क्या होता है, तो अर्थालंकार के बहुत सारे भेद होते हैं ना, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आपका क्या होगा, उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, भ्रांतिमान हो गया, संदेह हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, विरोधाभास हो गया, विशेषोक्ति हो गया, अन्योक्ति हो गया, विभावना हो गया ना। इस तरीके से जो भी आएंगे सब अर्थालंकार के अंतर्गत आएंगे। तो एक एक करके थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कि उपमा अलंकार हो गया, तो उपमा अलंकार में क्या होता है इस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। एक तो उपमा अलंकार से भी पूछा जाता है कि उपमा अलंकार के कितने तत्व, कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, उपमा अलंकार के जो तत्व होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, और तीसरा होता है साधारण धर्म, और चौथा होता है आपका क्या, वाचक शब्द। तो उपमा अलंकार में जो वाचक शब्द होते हैं वही आपके पहचान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आप देखिए वाचक शब्द में क्या क्या आएगा उपमा अलंकार में, जैसे कि सा, बता देते हैं आपको, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि आपका हो गया सा, सी, तुल्य, ठीक है, सम, जैसा, ठीक है, ज्यों, उसके बाद से सरीस, ये सब जितने भी आते हैं वाचक शब्द, इन्हीं से पहचान होती है किसकी, उपमा अलंकार की पहचान होती है। बात समझ में आ गया ना। चलिए, और यहाँ पर क्या होता है कि एक वस्तु या प्राणी की तुलना किससे होती है, दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसका मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल और प्रसिद्ध एग्जाम्पल है क्या है कि हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पर जो से है, से आप पहचान जाएंगे। एक तो पहला चीज की आपका क्या है, ये आपका उपमा अलंकार है। बाकी जो हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर जो हरिपद है वो उपमेय है, कमल जो है उपमान है, जो कोमल है ये साधारण धर्म है, और जो से है ये आपका वाचक शब्द होता है ना। ये आप और एक सुने होंगे कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे ना। तो यहाँ पर भी जो आपका जो जैसे है ये आपका क्या होगा, वाचक शब्द हो जाएगा। या मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। देखिए उपमा अलंकार में अधिकतर ये आपका योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से, सरीस, इस तरीके से जो दिखाई देगा तो आप बता देंगे कि वहां पर उपमा अलंकार होता है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार के बारे में बात करें तो जो रूपक अलंकार होता है ये क्या होता है कि उपमेय में ही उपमान का अभेद यानी कि आरोप कर दिया गया हो, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार में एक चीज और होता है कि इसमें वाचक शब्द नहीं दिया रहता है। लेकिन इसका हम देखिए बता देता हूं। जैसे कि आपका अन्य एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने लाए हो, ये आपका किसका है, या चरण कमल वंदो हरिराई, ये आपका क्या है, रूपक अलंकार के ही अंतर्गत। या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये आपका क्या है, रूपक अलंकार के सब एग्जाम्पल है। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या करना है कि आपको यहाँ पर उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। जहाँ पर भी उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाएगी वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और इसके लिए भी वाचक शब्द या बोधक शब्द होते हैं, इसी से आपको पहचान करना है। क्या उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, याद कर लीजिएगा, आएगा आपका मनो, क्या मनो, मानो, मनु, ठीक है, मनहु, क्या मनहु, उसके बाद से जानो, जनू, जनहु, यानी कि मनो, मानो, मनहु, जनो, जानू, जनहु, ये जितने भी आएंगे बोधक शब्द ये सब किसके हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिएगा, एग्जाम्पल में एक आता है क्या कि
सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात, अब मनहु नीलमन शैल पर आतप प्रयोग पर भया। तो यहाँ पर क्या आ गया, मनहु आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ओके, और एग्जाम्पल देखिए, उस काल मारे क्रोध के, ये भी सुनेंगे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, ठीक है, और मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर भी मानो आ गया है, तो इसलिए क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं अतिशयोक्ति के बारे में बात करें। तो अतिशयोक्ति में क्या होता है कि यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है। क्या, बात को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर जहाँ पर भी बोला जाएगा वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये आपका चाहिए। और एग्जाम्पल सुने होंगे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये भी आपके किसके एग्जाम्पल है, अतिशयोक्ति अलंकार के ही एग्जाम्पल हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गया। तो एक एक कर हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छे से। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं छंद। यहाँ से एक एक चीज़ आप थोड़ा सा अगर बताने लगेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या चीज़, छंद। तो छंद के बारे में बात करें तो छंद के अगर भेद पूछा जाता है तो कितना बताएंगे, छंद के 3 भेद होते हैं। पहला मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद, तीसरा होता है आपका मुक्तक छंद। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि इन सबको हम छोड़ दिए हैं जो अलंकार है। तो देखिए, अगर डिटेल से पढ़ाने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप भी नहीं देखेंगे। तो इनका अगर जिनको डिटेल देखना है, जो लोग अलंकार नहीं पढ़े हैं तो ऑलरेडी वीडियो अलंकार का पढ़ा चुके हैं, वहाँ से जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत ही कम समय 20 मिनट की वीडियो में ही हम अलंकार समझा दिए हैं। तो जाकर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं छंद। यहाँ से चलिए छंद हम लोग देख लेते हैं। तो छंद का अगर भेद पूछा जाता है तब क्या बताएंगे, छंद के 3 भेद होते हैं। कितने, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद और तीसरा होता है आपका मुक्तक छंद। तो अब एक एक कर हम लोग पढ़ेंगे कि मात्रिक छंद क्या होता है, मुक्तक छंद क्या होता है, ठीक है, वर्णिक छंद क्या होता है। तो पहला अगर हम मात्रिक छंद के बारे में बात करें तो मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है सम मात्रिक छंद, दूसरा होता है अर्ध सम मात्रिक छंद और तीसरा होता है आपका विषम मात्रिक छंद। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सम मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। चाहे दे देगा, एक एग्जांपल देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा सम मात्रिक छंद है। तो सम मात्रिक छंद का मतलब ये होता है कि हर आपके, ठीक है, जितने भी चरण होते हैं सब चरण में आपके क्या होते हैं, बराबर बराबर अगर मात्राएं होती हैं तो वहाँ पर क्या होगा, सम मात्रिक छंद होगा। और अर्ध सम मात्रिक में आधा आपका सम होगा, आधा आपका विषम होगा, है ना। यानी कि 1 3 अगर 4 मान लीजिए कि चरण है तो पहला तीसरा दूसरा चौथा, इस तरीके से ये क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आपका अर्ध सम में हो जाएगा। विषम मात्रिक में क्या होगा, सब आपका विषम हो गया, यानी कि भिन्न भिन्न आपका होगा वहाँ पर मात्रा। तो सम मात्रिक छंद में क्या क्या आता है, जैसे कि आपका अहिर आता है, तोमर आता है, चौपई चौपाई, रोला गीतिका, हरि गीतिका, वीर या अल्लाह, सार होता है, सरसी, राधिका और पीयूष वर्ष होता है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि अगर पूछ लेगा कि अहिर में कितनी मात्राएं होती है तो क्या बताएंगे आप, 11। तोमर में कितनी मात्राएं, 12। प्रत्येक चरण में आपकी कितनी कितनी मात्राएं होती हैं ये जो दिया है, यानी कि 11 11 12 12 इस तरीके से। चौपाई अगर पूछता है, चौपाई देखिए, चौपाई तो लोग ध्यान देते हैं कि चौपाई में 16 होता है, लेकिन उससे पहले आपका चौपाई है तो चौपाई में क्या होता है, 15 15 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी, 16 16 मात्राएं। रोला में कितना, 24 24 मात्राएं। गीतिका में कितना, 26 26। हरि गीतिका में 28। वीर अल्लाह में कितनी, 31 मात्रा। सार में कितनी, 28। सरसी में 27। राधिका में 22। पीयूष वर्ष में 19 19। ये सब मात्राएं होती हैं। ओके, चलिए अर्ध सम मात्रिक छंद के बारे में बात करें तो अर्ध सम मात्रिक छंद में क्या क्या आएगा, जैसे कि दोहा आएगा, ओके, सोरठा आएगा, वैरवे आएगा और उल्लाला आएगा। अच्छा, दोहा के आएंगे 13 और 11 लिखा है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए जब भी आपके 4 चरण होते हैं, मान लीजिए एक पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो आपके जो दोहा होता है इसमें आपका जो पहला हो जाएगा और तीसरा, पहला यानी कि जो विषम वाले होते हैं, यानी पहला तीसरा और यहाँ पर दूसरा और चौथा, ये पहला और तीसरा में क्या होगा, 13 13 मात्राएं। क्या इसमें 13 13 मात्राएं, और दूसरा और चौथा में क्या हो जाएगा, 11 11। तो वही चीज को 13 11 लिखा गया। वहीं अगर सोरठा के बारे में बात करेंगे तो सोरठा अलंकार, सोरठा में अगर देखेंगे तो सोरठा में अगर 4 होंगे चरण, तो ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसमें पहला और तीसरा में क्या हो जाएगा आपका 11 11 मात्राएं, और तीसरा और चौथा में क्या, दूसरा और चौथा में क्या हो जाएगा 13 13 मात्राएं। इस तरीके से इसलिए लिखा गया है। वहीं वैरवे में 12 7 पर होता है, उलाला में 15 और 13 पर होता है। विषम मात्रिक छंद में पूछा जाता है कुंडलीय, तो इसमें आता है आपका कुंडलीय आएगा और छप्पे आएगा। तो कुंडलीय आपका 2 से मिलकर बना होता है। कैसे, दोहा प्लस रोला से, क्या, दोहा प्लस रोला से, और छप्पे क्या से, रोला प्लस उलाला से।
तो कुंडलिया का याद करने का अच्छा तरीका है आरो। क्या? आरो, यानी कि सॉरी आरो नहीं, दोहा और रोला है ना, दोहा और रोला, तो इसको डॉक्टर से, क्या? डॉक्टर से डी आर से कर देते हैं, डी और आर से, डी और आर से, यानी कि इसको दोहा और प्लस रोला, यानी कि डी आर कर देंगे, नहीं डॉक्टर तो दोहा रोला, छपे आपका रोला और उलाला से, यानी कि आरो से। आरो को जो पानी पीते हैं तो ये आपका क्या है? उलाला, सॉरी छप्पे हो जाता है ना, यानी कि पानी ज़्यादा पड़ता है ना, छप्पर गिरने लगता है, तो वही छप्पर मतलब कि आरो, आरो मतलब कि पानी वाला से। अच्छा, कुंडलिया क्या है ना कि डॉक्टर के हाथ में आपकी कुंडली होती है, इसे याद रखिएगा कि डॉक्टर के हाथ में हमारी कुंडली होती है, यानी कि डॉक्टर मतलब क्या? दोहा प्लस रोला से मिलकर क्या बनता है? कुंडलिया। अच्छा, कुंडलिया की एक और विशेषता होती है कि जिस शब्द से कुंडलिया शुरू होती है उसी शब्द से ये क्या होता है? इसका अंत भी होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी शब्द में मान लीजिए आ गया जाप, ठीक है, क्या? जाप, और शुरू हो गया, जैसे मान लीजिए कि कुंडली चलती गई तो लास्ट में भी देखेंगे तो क्या होगा? जाप ही होगा। अगर मान लीजिए शुरू में नाम से शुरू हो गया तो लास्ट में क्या होगा? नाम ही दिखाई देगा। बात समझ आ गया ना? तो ये कुंडलिया की एक पहचान होती है। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे इसमें वर्णलिक छंद, ये आपका सब मात्रिक छंद है। अच्छा, एक एक चीज़ अगर हम पढ़ाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसका अगर देखना है तो डिटेल आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग वर्णलिक छंद देख लेते हैं। तो वर्णलिक छंद में क्या होता है कि वर्णलिक छंद में बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें हम बता देते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वर्णलिक में क्या होगा, जैसे मान लीजिए पूछ लेगा कि प्रमाणिका, क्या प्रमाणिका में कितने वर्ण होते हैं? तो 8 वर्ण होते हैं। ओके, वहीं अगर पूछेगा कि स्वागता या भुजंगी या शालिनी में कितने वर्ण होते हैं? तो 11 वर्ण। इंद्र वर्जा में भी दोधक में भी, उपेंद्र वर्जा में, सब में 11 वर्ण होते हैं। वहीं वंशस्थ में, भुजंग प्रयात में, द्रुत विलंबित में, तोटक में कितने? 12 वर्ण होते हैं। वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, मालिनी में 15 होते हैं, पंचचामर और चंचला में 16 वर्ण होते हैं, मंदक्रांता या शिखरेणी में आपके 17 वर्ण होते हैं। ओके, शार्दुल विक्रीडित में 19 होते हैं, सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं, घनाक्षरी में 31 और रूप घनाक्षरी में 32, देव घनाक्षरी में 33 और कवित या मनहरण में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कवित या मनहरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलिए, अगर गणों की संख्या अगर पूछ लिया जाता है कि गणों की संख्या कितनी होती है, तब क्या बता देंगे? 8 होते हैं गण। कौन कौन से होते हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक बताए थे, या माता रजभान, क्या? या माता रजभान सलगा, क्या? सलगा, या मतलब कि यगण मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़, यही आपके 1 2 3 4 5 6 और 7 8 ये आपके होते हैं, यानी कि या माता रजभान सलगा। एक ट्रिक हम बताए थे गणों की संख्या याद करने के लिए, तो आप लोग समझिएगा कि गणों की संख्या अगर पूछा जाता है कितनी होती है तो 8 होती है। किस तरीके से हम पहचानते हैं इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप लोग चाहें तो डिटेल वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अभी के लिए बस इतना ही जानिए कि गणों की संख्या 8 होती है और उसका ट्रिक होता है या माता रजभान सलगा, ये आपका ट्रिक होता है गणों की संख्या याद करने का। अब चलते हम लोग प्रत्यय में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय क्या होता है कि जो धातु और क्रिया के पीछे लगते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो धातु और क्रिया को छोड़कर लगते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये चीज समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं विराम चिन्ह। तो विराम चिन्हों की संख्या पूछा जाता है कि कमता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या बता देंगे? 20 होती है। क्या 20 होती है कमता प्रसाद के अनुसार। और विराम चिन्ह का हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसको आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ओके, एक एक चीज़ बताएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, बस यहाँ पर इतना ही समझिए कि कमता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। अच्छा, भारत में भाषा परिवार अगर पूछा जाता है कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? भारोपिया है, द्रविड़ है, आस्ट्रिज है और चीनी तिब्बती है। अच्छा, इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो भारोपिया में हिंदी, उर्दू, नेपाली, गुजराती, पंजाबी, ये पूछा जाता है तो बताएंगे भारोपीय परिवार है। द्रविड़ में क्या आएगा? तमिल आएगा, कन्नड़ आएगा, मलयालम आएगा, तेलुगु आएगा। आस्ट्रिक में क्या आएगा? मुंडारी आएगा, ठीक है, और खड़िया आएगा। वहीं चीनी तिब्बती में क्या? मणिपुरी, खासी, दफला, ये सब किस में आएगा? चीनी में आ जाएगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा और आगे इसको भी देख लेते हैं। हिंदी की अगर उपभाषाएं अगर पूछा जाता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तब क्या बताएंगे? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन से? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, और 5वां होता है आपकी पहाड़ी हिंदी। ओके, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो अर्ध मगधी के अंतर्गत ये आती है पूर्वी हिंदी, और इसके अंतर्गत 3 है। कौन कौन से? अवधी, बघेली और छत्तीस, यानी कि ABC याद रखिएगा। पूर्वी हिंदी में क्या? ABC, ए मैंने अवधी, बी मैंने बघेली, सी मैंने छत्तीसगढ़ी, ये इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। वहीं अगर हम पश्चिमी हिंदी के बारे में बात करें तो पश्चिमी हिंदी सौर सैनिक के अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसमें 5 है। कौन कौन से? ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, हरियाणवी है और खड़ी बोली है। ओके, बिहारी हिंदी
ठीक है, बिहारी हिंदी मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत 3 है, मैथिली, मगही और भोजपुरी। क्या? मैथिली, मगही और भोजपुरी किसके अंतर्गत? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। वहीं अगर हम राजस्थानी हिंदी के बारे में बात करें तो सौर सैन्य अपभ्रंश के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत 4 है, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। और 5वां आपका पहाड़ी हिंदी जिसको खस भी कहते हैं, इसके अंतर्गत 3 है, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला होता है आदिकाल, दूसरा होता है भक्ति काल, तीसरा होता है रीतिकाल और चौथा होता है आधुनिक काल। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, आधुनिक काल के अंतर्गत 6 आपके आते हैं। कौन कौन से? तो साहित्य रासो, ठीक, सॉरी, रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य, और आपका होता है अपभ्रंश साहित्य होता है। रासो साहित्य को चारण साहित्य कहते हैं, रास साहित्य को जैन साहित्य कहते हैं, सिद्ध साहित्य को बौद्ध साहित्य कहते हैं और नाथ साहित्य को शैव साहित्य कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। ये आधुनिक काल का था। अब आधुनिक काल में भक्ति काल के अंतर्गत 2 हैं। क्या? भक्ति काल के अंतर्गत 2 हैं। कौन कौन से? सगुण भक्ति काल और दूसरा होता है निर्गुण भक्ति काल। तो सगुण भक्ति काल के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? रामाश्रयी सखा और कृष्णशयी सखा। और निर्गुण भक्ति काल के भी 2 भेद होते हैं, संत काव्य सखा और सूफी काव्य धारा, सॉरी, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। वहीं अगर रीति काल के बारे में बात करें तो रीति काल के 3 भेद, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त होता है। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि यहाँ पर डिटेल को नहीं बता रहे हैं। तो डिटेल के लिए हम ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स। ये फटाफट से रिवीजन करने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए इसको हम डिटेल नहीं बता रहे हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल को देख लेते हैं। यहाँ पर इसका जो काल विभाजन किया गया है उसको देख लेते हैं। तो आधुनिक काल में, आधुनिक काल है इसी को हम गद्य काल कहते हैं। ओके, 1900, ठीक है, 1900 से लेकर आपका, और यहाँ पर देख सकते हैं 1843 से लेकर 1857 तक संक्रांति काल होता है। पुनर्जागरण काल जिसको भारत तेंदु युग कहा जाता है 1857 से लेकर 1900 तक। जागरण काल या इसी को हम द्विवेदी युग भी कहते हैं, याद रखिएगा। पुनर्जागरण को भारत तेंदु युग, जागरण को द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918। छायावाद युग 1918 से लेकर 1836। प्रगति युग 1936 से लेकर 1943। प्रयोगवाद युग 1943 से लेकर 1952 तक। ओके, नई कविता आपका 1952 से 1960। सठोत्तरी कविता जो है 1960 से लेकर 1990 और समकालीन कविता जो है 1990 से लेकर अब तक। तो ये था आधुनिक काल का अंतर्गत। ठीक है। अच्छा, हिंदी साहित्य के लिए ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो लोग। अगर आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो ये था फ्रेंड्स आज का मैराथन। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और वीडियो को अभी तक आप लोग अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अच्छा, इसका डिटेल अगर पढ़ना है, वीडियो का अगर डिटेल पढ़ना है हिंदी का, तो हिंदी ग्रामर का डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और उसमें कंप्लीट ग्रामर आपका समाप्त हो चुका है। आप लोग चाहें तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। उसके लिए फ्री हिंदी क्लास के नोट्स, क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो बाकी फ्रेंड्स वीडियो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ छूटा भी नहीं है इसमें। अगर कुछ छूटा है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जय हिंद, जय भारत।